वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मौर्य और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने इससे पहले एक वन शॉट वीडियो बनाया है जिसमें हमने हेरिडिटी को कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक जो है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जा करके लिंक पे क्लिक करके वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी नए इंडिविजुअल का क्या करता है, किसी पेरेंट से फॉर्मेशन करता है। मतलब कोई भी पेरेंट क्या करते हैं, किसी भी नए इंडिविजुअल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, इस फॉर्मेशन में या तो एक सिंगल पेरेंट होगा जो उस नए इंडिविजुअल को बनाएगा, या फिर दो पेरेंट्स हो सकते हैं जो उस नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर एक पेरेंट नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जिनमें दो पेरेंट जिसमें से एक मेल और दूसरा फीमेल इन्वॉल्व हो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कई सारे टाइप दिखेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले दिखेगा बाइनरी फिजन, फिर उसके बाद आपको मिलेगा क्या, बडिंग के अलावा आपको मिल जाएगा फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, मल्टीपल फिजन। ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कई सारे डिफरेंसेस नज़र आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। लेकिन बाइनरी फिजन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। जब भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट होंगे, जिसमें से आपको एक मेल और एक क्या होगा, फीमेल होगा। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे आप देखोगे किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन, किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमेशा आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन मिलेगा, साथ साथ वहाँ पे फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे नंबर्स में जो है किसी भी नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसमें जो है एक टाइम पीरियड के बाद ही क्या होता है, एक नए इंडिविजुअल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वो टाइम पीरियड थोड़ा सा क्या होगा, एसेक्सुअल की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रोजेनी या किसी भी नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन जब होता है किसी भी पेरेंट से, तो आप देखोगे सिमिलर कॉपी मिलता है। सिमिलर कॉपी मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस देखने को मिलता नहीं है या कोई भी वेरिएशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा कोई ना कोई वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। मीन्स हमेशा जो डॉटर होंगे या जो प्रोजेनी होगा वो हमेशा किसी पेरेंट से थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलेगा। ये चेंजेस उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर को लाते हैं, जिसके वजह से वो पेरेंट से थोड़े से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे बाइनरी फिजन के बारे में। देखिए बाइनरी फिजन जो है आपको कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया के अलावा आपको अमीबा में मिल जाएगा, पैरामीशियम में भी देखने को मिलेगा, लेशमैनिया में भी देखने को मिलेगा। ये सभी एग्जाम्पल्स में आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अमीबा की। देखिए अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसके अंदर कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने सेल के साइज़ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और सेल की साइज़ को इंक्रीज़ कैसे करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, इंक्रीज़ करता है। और जैसे साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता जाता है, इसकी साइज़ भी ग्रो होने लगती है। कुछ टाइम बाद ये क्या करता है, अपने सेल के सेंटर में ये क्या करेगा, एक कंस्ट्रिक्शन को डेवलप करता है। और ये कंस्ट्रिक्शन क्या करता है, ये सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं वॉल, और उसके अमीबा के वॉल या अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
फिर क्या होगा, साथ साथ उसका जो एक न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या कर जाता है, रिप्लिकेट कर जाता है। रिप्लिकेट मीन्स वो एक सिमिलर कॉपी का फॉर्मेशन करते हैं, और जैसे ही वो सिमिलर कॉपी बना लेते हैं, फिर वहाँ से जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ से बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे दो डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें हम देख रहे हो पहले साइज ग्रो किया, फिर उसके बाद उसके डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ जिसमें सेम कॉपी बनाया, और फिर जहाँ से कंस्ट्रक्शन हुआ तो वहीं से क्या कर गया, डिवाइड कर गया। मतलब एक सिंगल पेरेंट से टू डॉटर प्रोजेनी या टू डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन हुआ। इसी टाइप को आप क्या नाम देते हो, बाइनरी फ्यूजन कहते हो। बाइनरी फ्यूजन हमेशा आपको एक फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं लिस्मेनिया की। लिस्मेनिया एक कॉजेटिव एजेंट होता है, जो काला आजार एक डिजीज़ है उसको ये काज करता है। ये भी एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स है। इनमें आपको जो बाइनरी फ्यूजन मिलेगा वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन मिलता है। बाइनरी फ्यूजन के दो टाइप होते हैं, या तो एक ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, या फिर एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन अमीबा में देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन की बात करोगे तो एक एग्जांपल है लिस्मेनिया का। लिस्मेनिया की जो बॉडी होती है कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल शेप में, और इसमें लॉन्गिट्यूडनली क्या होते हैं, धीरे धीरे बॉडी क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करके दो डॉटर लिस्मेनिया का फॉर्मेशन करता है। उससे पहले इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो रिप्लिकेट करके टू डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से एक सिंगल लिस्मेनिया से दो डॉटर लिस्मेनिया का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप बाइनरी फ्यूजन की बात करो तो इस लिस्मेनिया के अलावा आपको पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है। पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है, और बैक्टीरिया में भी आपको बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, बाइनरी फ्यूजन के। तो बाइनरी फ्यूजन क्या है, इन बाइनरी फ्यूजन सिंगल बॉडी डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेम और सिमिलर डॉटर बॉडी, दिस इज द कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन क्या है कि इसमें एक क्या करेगा, एक सिंगल प्रोजेनी क्या करेगा, जो भी पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट, वो बहुत सारे क्या करेगा, न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। बहुत सारे वहाँ पे न्यूक्लियाई बनेंगे, और हर एक न्यूक्लियाई डेवलप करके जो है एक नए बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को हम नाम देते हैं क्या, मल्टीपल फ्यूजन। मीन्स एक सिंगल पेरेंट डिवाइड होकर के बहुत सारे क्या करे, प्रोजेनी का फॉर्मेशन करे, इसको आप क्या नाम दोगे, मल्टीपल फ्यूजन। लेकिन जब आप एक सिंगल पेरेंट जो है वो दो डॉटर जो है प्रोजेनी का फॉर्मेशन करे तो उसको बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। अगर आप बाइनरी फ्यूजन की बात करोगे, एग्जाम्पल की बात करोगे, तो ऐसा आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम को एक मलेरिया पैरासाइट कहा जाता है, क्योंकि मलेरिया डिजीज़ को काज करने वाला ह्यूमन में यही प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक मॉस्किटो जिसको प्राइमरी होस्ट कहा जाता है, और एक क्या होता है, ह्यूमन, जिसको सेकेंडरी होस्ट कहा जाता है। प्राइमरी होस्ट जो होता है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट रहता है, जब ये बाइट करता है ह्यूमन को, तब ये ह्यूमन के आरबीसी और लीवर सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। जहाँ पे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के आरबीसी और लीवर में, और वहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मोडियम को बनाता है मल्टीपल फ्यूजन के जरिए। एक्चुअल में इस प्लाज्मोडियम के स्पोर बनते हैं, और इस स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो मल्टीपल फ्यूजन के जरिए देखने को मिलता है। मॉस्किटो के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वहाँ पे दो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब वहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप प्लाज्मोडियम की बात करो तो प्लाज्मोडियम जो होता है सबसे पहले ह्यूमन के अंदर जब इन्फेक्शन करता है तो वो स्पोरोजॉइट्स के थ्रू करता है, और जब ये ह्यूमन की बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है लीवर में और आरबीसी में, और वहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन करके बहुत सारे न्यूक्लियाई का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद ये वॉल जो होती हैं ब्रस्ट करते हैं, और हर एक न्यूक्लियाई बाहर आता है, और हर एक न्यूक्लियाई जो है वो क्या करता है, डेवलप करके एक नए प्लाज्मोडियम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इस तरह से एक सिंगल स्पोरोजॉइट से मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेंगे, और हर एक न्यूक्लियाई क्या करेगा, एक नए बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एक स्पोर से कई सारे, या एक
इन्फेक्टेड पोर्शन से कई सारे बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, खासकर ये ग्रीन एल्गी में, क्योंकि ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनकी बॉडी फिलामेंटस देखने को मिलता है। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है उनको थैलस कहा जाता है, इनका थैलस फिलामेंटस होता है। ग्रीन एल्गी मोस्टली जो होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, तो यहाँ पे हम एक्वाटिक की बात करें। कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेश जो मैरीन वाटर में पाए जाएंगे, मोस्टली फ्रेश वाटर वाले होते हैं। ग्रीन एल्गी जो होते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें स्पाइरोगायरा की, तो वो मल्टी सेलुलर होता है। स्पाइरोगायरा को आप एक्वाटिक वाटर में देखने को मिलेगा, पॉन्ड में देखने को मिलेगा। ये है स्पाइरोगायरा की बॉडी। स्पाइरोगायरा की बॉडी फिलामेंटस होती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल मीन्स जब पॉन्ड वाटर जो है धीरे धीरे वो कम होने लगता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इनके फ्रेगमेंट कई सारे जो है पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, वाटर का मौसम आता है, जितने भी फ्रेगमेंट डिवाइड किए हैं वो सभी डेवलप करके एक नए बॉडी का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब इसमें पहले पेरेंट का बॉडी क्या किया, कई सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड किया, और जैसे अच्छा ये जो डिवीज़न हुआ है फ्रेगमेंट का वो अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है, और जैसे ही रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन होता है, हर एक फ्रेगमेंट डेवलप करके एक नया बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को नाम दिया जाता है क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो ये सेकेंड टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको आप क्या नाम देते हो, फ्रेगमेंटेशन कहते हो। अब हम बात करेंगे बडिंग की, जो थर्ड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको बडिंग कहा जाता है। बडिंग जो है आपको देखने को मिलता है फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में कैसे होता है, तो इस टाइप में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप कर जाता है पेरेंट बॉडी के ऊपर, और ये स्मॉल आउटग्रोथ क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने साइज को कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, अच्छा ये जो आउटग्रोथ होता है, इस आउटग्रोथ को आप बड के नाम से जानते हो। कुछ टाइम बाद ये बड क्या करेंगे, पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और डेवलप करके एक नए डॉटर सेल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, बडिंग कहा जाता है। हाइड्रा एक एग्जाम्पल आप देखोगे जिसमें आप एक सिंगल बड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कैसे होता है इसको डायग्राम से समझते हैं। ये है एक हाइड्रा की बॉडी, और ये हाइड्रा की बॉडी एक फाइलम से बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा से। इसके पास एक बेस होता है। अच्छा, ये हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होते हैं, और ये जो टेंटिकल्स होते हैं, अगर आप इन टेंटिकल्स की बात करोगे तो इसी के जरिए किसी प्रे को कैप्चर करते हैं, साथ साथ लोकोमोशन भी करते हैं। इनके अंदर आपको एक माउथ देखने को मिलेगा, और ये माउथ क्या करता है, ये फूड को इंटेक करने में हेल्प करता है। होता क्या है, अंडर फेवरेबल कंडीशन एक आउटग्रोथ बॉडी के ऊपर डेवलप करेगा। इस आउटग्रोथ को किस नाम से जानते हैं, बड कहते हैं। धीरे धीरे ये आउटग्रोथ क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करके। फिर क्या करेगा, कुछ टाइम बाद जो होगा, ये बड क्या करेगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा उस पेरेंट बॉडी से अपने आप को सेपरेट कर लेगा, और सेपरेट करके एक डॉटर हाइड्रा का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक पेरेंट के ऊपर एक आउटग्रोथ बना जिसको बड कहा गया, और यही बड अपने साइज को इंक्रीज करके पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो गया। इसी प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है। तो ये भी आपने देखा बडिंग में कैसे जो है एक नए डॉटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कुछ नए टाइप का। अच्छा, बडिंग जो होता है आपको कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेगा। ईस्ट के अंदर, ईस्ट क्या है, एक फंगस है, और इस फंगस की बॉडी में भी आप देखोगे यहाँ पे बडिंग देखने को मिलता है। अच्छा, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन भी देखने को मिलता है, जिसके जरिए अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ईस्ट के अंदर जब बडिंग होता है तो वहाँ पे आपने देखा हाइड्रा में सिंगल बड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ईस्ट के अंदर जो है आपको बहुत सारे बड देखने को मिलते हैं, और वो सभी बड एक साथ चैन में अटैच होते हैं। ये है ईस्ट की बॉडीज। ईस्ट की बॉडीज सिंगल सेल की होती है, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। ये फंगस मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो पेरेंट बॉडी क्या करता है, सबसे पहले बहुत सारे आउटग्रोथ को क्या करता है, डेवलप करता है बॉडी के ऊपर। ये आउटग्रोथ एक चैन में अरेंज होते हैं, और जैसे ही
फेवरेबल कंडीशन होता है, उस कंडीशन में ये आउटग्रोथ क्या करते हैं, ये जो बड है जितने भी, वो सभी जो है वो डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होकर के एक नया डॉटर सेल ऑफ ईस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें आपने देखा कैसे ईस्ट के अंदर बहुत सारे बड का फॉर्मेशन हुआ और हर एक बड बॉडी से सेपरेट होकर के एक नया बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस टाइप को कहा जाता है बडिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप की फोर्थ वाले की, जिसको आप क्या नाम दोगे, रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन एक एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो अपने बॉडी को क्या कर लेता है, रिपेयर करता है, या किसी लास्ट बॉडी को वो रिपेयर करने का काम करता है, या डैमेज पार्ट को। ये हमेशा उन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, खासकर उनको स्टेम सेल कहा जाता है। स्टेम सेल एक ऐसे सेल है जिस भी ऑर्गन में पाए जाएंगे अपने आप को दोबारा रीजनरेट करने की कैपेसिटी या एबिलिटी देखने को मिलती है। स्टेम सेल के पास जो एबिलिटी होती है वो डिवाइड होने की, और दोबारा वो क्या करेंगे, पूरे ऑर्गन को जो डैमेज पार्ट है उसको वो फॉर्म कर लेते हैं। स्टेम सेल्स मल्टीसेलुलर एडवांस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में ये देखने को नहीं मिलता, केवल कुछ मल्टीसेलुलर एडवांस ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलता है। When any organism which have a stem cell cut into several pieces and each piece grow into the last part. ये स्टेम सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, जब उसको आप कट करोगे, कट करने के बाद क्या देखोगे, वो कई सारे पीस में डिवाइड करेगा और हर एक पीस क्या करेगा, ग्रो करके एक नया बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन। कहाँ ये देखने को मिलता है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा एक सिलेंट्रेटा का मेंबर है, इनमें भी आपको रीजनरेशन देखने को मिलता है। और प्लेनेरिया एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, वहाँ का मेंबर है। इसको आप फ्लैटवर्म के नाम से जानते हो। प्लेनेरिया जो है, इसकी अगर आप बॉडी को कट करोगे कई पीस में नाइफ के थ्रू, तो क्या करेगा, ये कई पीस में कट करने के बाद हर एक पीस क्या करेगा, ग्रो करेगा और एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको नाम दिया जाता है क्या, रीजनरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो टाइप है जिसको हम नाम देते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्या, स्पोर फॉर्मेशन। जब आप स्पोर फॉर्मेशन की बात करोगे तो ये भी एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें होता क्या है कि न्यू फिलामेंटस बॉडी जो होते हैं वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि स्पोर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी नए फिलामेंटस बॉडी के फॉर्मेशन में। ये मोस्टली आपको कुछ फंगस में देखने को मिलते हैं जिनकी बॉडी या जिनका थैलस जो होता है वो फिलामेंटस टाइप का होता है। इन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम। जो फंगस की जो फिलामेंटस बॉडी होती है इनको हम माइसीलियम के नाम से जानते हो। माइसीलियम जो होता है वो बहुत सारे फिलामेंटस हाइफी से बना होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो, एक हाइफी होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं, और ये हाइफी क्या करते हैं, माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, और यही माइसीलियम जो होती है फंगस की बॉडी या थैलस कहलाती है। एट द टिप ऑफ द हाइफी गेट्स स्वेल टू फॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। जो हाइफी का जो टिप होता है वो क्या करता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको आप स्पोरेंजियम के नाम से जानते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये होता है। उससे पहले अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, राइजोपस जो है एक फंगस है जिसको ब्रेड मट के नाम से जानते हैं। उसके अंदर आपको ये फिलामेंटस बॉडी देखने को मिलेगा और उसके अंदर इस फिलामेंटस बॉडी को स्पोर के जरिए आप देखोगे फॉर्म करेगा। साथ साथ ये मशरूम जो भी, ये भी एक फंगस है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है जिसको एगेरिकस कहा जाता है। पेनिसिलियम के अंदर भी आपको देखने को मिलता है जिससे आपको एंटीबायोटिक मिलता है। पेनिसिलियम भी क्या है, एक फंगस है। तो जो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है कि स्पोर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी नए फिलामेंटस हाइफी के फॉर्मेशन में। कैसे होता है इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। उससे पहले कुछ टर्म समझते। देखिए स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई पाई जाती है जो सराउंड किया रहता है किसको, विथ सराउंडेड साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म स्पोर। जो जिसके अंदर जो है आप देखोगे वो न्यूक्लियाई बहुत सारे मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर वो न्यूक्लियाई होंगे, और जो क्या होंगे वो क्या करेंगे, वही न्यूक्लियाई बाद में जो है
स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो है एक साइटोप्लाज्म की कवरिंग हो जाती है और वही बन जाते हैं कौन, स्पोर। वॉल जो होता है स्पोरेंजियम का वो ब्रश करता है और सभी स्पोर जो होते हैं वहाँ से बाहर निकल करके और एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। फिर वहाँ से नए हाइफी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है समझते हैं इसको, देखिएगा। सबसे पहले फंगस की बॉडी जो माइसीलियम है, उस माइसीलियम से एक सिंगल फिलामेंट निकलेगा और इस सिंगल फिलामेंट को हम क्या कहेंगे, हाइफी कहेंगे। ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो एक फिलामेंटस थैलस का है जिसको आप राइजोपस कहते हो। राइजोपस जो होते हैं ये ब्रेड मड कहा जाता है, ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं। अब देखिए ये जो फंगस होगा ये ब्रांच है और यूनिन्यूक्लिएट है, अनब्रांच भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं फंगस का फिलामेंट। अब ये हाइफी क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये ग्रो करके एक टिप पोर्शन को बनाएगा। उस टिप पोर्शन पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप स्पोरेंजियम कहते हो। इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे और हर एक न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म के जरिए कवर करके एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद जैसे ये स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये स्पोर के जो वॉल होते हैं जिस स्पोरेंजियम कहा जाता है उसके वॉल ब्रश करते हैं और ये स्पोर डिस्पर्स कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ये स्पोर बाहर निकलता है इसके चारों तरफ एक सिस्ट या कवरिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये क्या करता है, इसको अनफेवरेबल कंडीशन में इसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने का काम करता है। अब यहाँ से ये स्पोर बाहर निकला, कहीं और गया और वो क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट उसको प्रिवेंट करेगा बाहर के एनवायरनमेंट से। तो सिंगल स्पोर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये हो गया। फिर क्या करेगा, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा उसके जो न्यूक्लियाई होंगे वो जर्मिनेट करके एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे और वही जर्म ट्यूब बाहर आ करके एक नए हाइफी का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से हमने देखा कि कैसे स्पोर जो है वो एक नए हाइफी या नए एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। इसी टाइप को आप कहते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये था नेक्स्ट टाइप जो आपको फंगस में देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर आप बात करते हो तो ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आपको हायर प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में आप देखोगे प्लांट के अंदर दो तरह के पार्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है फ्लावर जिसको आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट जो होता है किसी फ्लावरिंग प्लांट का वो इन्वॉल्व रहता है इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ये वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं। इनकी अगर आप बात करोगे तो इनके पास कुछ बड देखने को मिलेगा जिसको आप एडवेंटिटियस बड भी कह सकते हो। यही एडवेंटिटियस बड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉडी ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके पास रूट होता है और उस रूट के पास क्या होता है, कुछ एडवेंटिटियस बड्स देखने को मिलता है। जब ये रूट्स क्या करते हैं, जो एडवेंटिटियस बड्स के साथ होते हैं, जब इनकी सोविंग की जाती है तब ये ग्रो करके एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है वो रूट के जरिए हो रहा है। इसी को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। ये आपको स्वीट पोटैटो में देखने को मिलेगा जिसको आप गंजी भी कहते हो, डहेलिया में देखने को मिलेगा, एस्पेरेगस में देखने को मिलेगा। इनमें आप देखोगे कि कैसे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके जरिए, रूट के जरिए। तो रूट जो होता है एक नए प्लांट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। फिर हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें आप देखोगे कुछ आई डेवलप कर जाते हैं या बड डेवलप कर जाते हैं। यही आई को आप जब कट करके जो है सोविंग करोगे सॉइल में तो ये नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें हमने देखा कि आई जो है वो उनके स्टेम पे डेवलप करते हैं और ये स्टेम क्या कर रहा है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है और इसी को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ये बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा पोटैटो। पोटैटो के अंदर जो स्टेम होता है मॉडिफाइड स्टेम, इसको ट्यूबर कहा जाता है। इस ट्यूबर में आप देखोगे बहुत सारे आई बड मिलेंगे और यही आई बड जब आप कट करके सोविंग करोगे तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा।
कुछ अदर एग्जांपल जिंजर में भी देखने को मिलेगा, टर्मेरिक में, गार्लिक में, इन सब में आप देखोगे जो नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा वो किसी स्टेम के जरिए देखने को मिलता है। ओनियन के अंदर भी देखने को मिलेगा, ओनियन में आपको एक बल्ब मिलेगा, और पंटिया में भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको फाइलोक्लेड मिलेगा, कैक्टस जिसको कहा जाता है, तो इसमें भी आपको वो देखने को मिलता है। ओपंटिया की अगर आप बात करोगे तो ओपंटिया के जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड करके स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो लीफ लाइक होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। साथ साथ अगर आप ओनियन की बात करोगे तो ओनियन में आपको एक बल्ब देखने को मिलता है जो मॉडिफाइड क्या होता है, स्टेम होता है। बाकी इनमें कुछ लीफी पोर्शन भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए क्या होता है इसमें। जब आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम की बात करोगे तो इन मेनी प्लांट्स एट द नॉट्स ऑफ द मार्जिन ऑफ द लीव्स सेवरल एडवेंटिटियस बर्ड्स आर फॉर्म। को बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इनके नॉट्स होते हैं, नॉट्स इस पोर्शन को कहा जाता है, ये जो पोर्शन होता है इस वाले को। इसी नॉट्स पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एडवेंटिटियस बर्ड्स देखने को मिलेगा कुछ इस पोर्शन पे आपको। और यही एडवेंटिटियस बर्ड्स क्या होते हैं ये लीव्स के नॉट्स पे पाए जाते हैं मार्जिन के, और यही क्या करते हैं किसी हवा के जरिए या किसी अदर एजेंट के जरिए ये वहीं पे सॉइल में फॉल कर जाते हैं, और फॉल करने के बाद एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ड्यू टू एयर एडवेंटिटियस बर्ड फॉल ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्रायोफाइलम और बिगोनिया का। इन दोनों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है लीव्स के जरिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। आर्टिफिशियल को आप मैन मेड भी कह सकते हो। इस प्रोसेस में आप देखोगे कि रूट, स्टेम और लीफ के अलावा आप किसी प्लांट के पार्ट को कट करके डायरेक्टली आप सोविंग करोगे तो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहला मेथड होता है कटिंग। इस मेथड में आप देखोगे कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम को आप कट करके सोविंग करोगे तो वो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे जिन भी प्लांट का आप कटिंग करोगे उसमें आपको कोई ना कोई बड देखने को मिलेगा, और उस बड से जब आप कट करके उनकी सोविंग करोगे तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको रोज़ में, चाइना रोज़ में, जिसको आप हिबिस्कस भी कहते हो, शुगर केन में, मेज में, ये सभी एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलेगा कटिंग प्रोसेस के थ्रू। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है जिसको ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग जो है आप उन प्लांट में देखने को मिलेगा जिसमें आप क्या देखोगे कि उस प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो क्या कर जाता है, किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो ऐसे में उसका सूट सिस्टम वेल डेवलप होता है। तो अगर उनसे हमको फ्लावरिंग चाहिए या किसी फ्रूट का फॉर्मेशन चाहिए तो उनको हम कट करके किसी अदर प्लांट के साथ उनको जोड़ करके फिर आप फ्लावरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे होता है, तो इसमें दो टर्म यूज़ किया जाता है, एक सियॉन और एक होता है स्टॉक। सियॉन जो होते हैं एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जिसके पास रूट सिस्टम नहीं होता है। ये इनके पास बड देखने को मिलता है जिनके पास अभी भी एबिलिटी है किसी फ्लावरिंग के फॉर्मेशन करने का। दूसरा जो हम क्या करते हैं, जिसके अंदर इसको अटैच करते हैं उसको स्टॉक नाम दिया जाता है। उसके पास वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे तरीके से कट करते हैं कि सियॉन जो है वो स्टॉक के अंदर ईजिली फिट हो जाए, और फिट होने के बाद उसको क्या करेंगे, हम वैक्स से कवरिंग करेंगे, साथ साथ उस पर पॉलीथीन की कवरिंग करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। आप देखोगे कि ये जो सियॉन है ये फिक्स हो जाता है नेचुरली स्टॉक के अंदर, और ये सियॉन फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा, और ग्रो करके जो है कई सारे फ्लावरिंग का फॉर्मेशन करता है। इसी को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ग्राफ्टिंग आपको एप्पल में देखने को मिलेगा, पीयर में देखने को मिलेगा, गवावा में, पाइनएप्पल में, और कहाँ पे, मैंगो में। ये सभी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे और इन सभी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग की अगर आप बात करोगे तो लेयरिंग भी एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल्स है। ये भी आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है।
इसमें होता क्या है, कुछ प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं उन ब्रांचेस को पकड़ करके सॉइल के अंदर बरीड कर दिया जाता है, और जैसे सॉइल के अंदर बरीड करते हैं तो जो बरीड किया हुआ पोर्शन है वो रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन ब्रांचेस को कट कर दिया जाता है, तो आप देखोगे जो पार्ट सॉइल के अंदर बरीड हुआ है वो एक नए प्लांट को बना लेता है और फ्लावरिंग भी करने लगता है। इसी प्रोसेस को लेयरिंग कहा जाता है। इस लेयरिंग में कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जैसे जैस्मिन हो गया, मिंट हो गया, ये सभी एग्जाम्पल्स आपको लेयरिंग के मिलेंगे। तो ये होता है लेयरिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जिसमें आप देखोगे टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं, और ये भी आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी टिश्यू से या किसी सेल से या प्रोटोप्लास्ट से आप एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हो। अभी तक आपने देखा कि आप फ्लावर से एक नया प्लांट बनाते हो तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जब आप किसी रूट से, स्टेम से या लीफ से बनाते हो तो उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्लांट की बात करोगे, हायर प्लांट्स की बात करोगे, तो उन हायर प्लांट्स में आप एक सेल से भी एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हो, जिसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर में किसी सेल से लैब के अंदर ग्रो करा करके नया प्लांट बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो एक कैरेट ले, उस कैरेट के छोटे छोटे पीस कट करें, वहाँ से टिश्यू को आइसोलेट कर ले, और उस टिश्यू को एक कल्चर मीडियम के अंदर, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट है, उसके अंदर इसको क्या करें, इंसर्ट करें। जैसे ही इसको ऐड करेंगे एक टिश्यू कल्चर के अंदर, ये ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद ये क्या करेगा, एक कैलस का फॉर्मेशन करता है। कैलस जो होता है ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल मीन्स कि इसके पास अभी वेल डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू नहीं होते, मतलब रूट मतलब इसमें रेडिकल्स और पिम्ब्यूल का पता नहीं चलता है। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्रो करने के लिए एक सिंथेटिक मीडियम के अंदर रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, हार्मोन्स, साथ साथ कुछ अदर न्यूट्रिएंट का इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं। मिक्सर लेने के बाद जैसे ही रखते हैं उसके बाद आप देखोगे कि इसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, और ये क्या बनाते हैं, एम्ब्रॉयड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रॉयड्स क्या है कि एक वेल डिफ्रेंशिएटेड पार्ट होता है जिसमें प्लूम्यूल्स, रेडिकल्स आपको वहाँ पे फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब से निकाल करके उसको उसी लैब के गार्डन में ग्रो करते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सेल आपने लिया था उस सेल से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी मेथड को क्या नाम दिया जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो ये था किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, ये सारे मेथड हमने पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? देखिए, जब आप किसी फ्लावर की बात करोगे तो किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और सेकंड जो होता है जिसको आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं फ्लावर को कहते हैं, और जब आप किसी फ्लावर की बात करोगे तो फ्लावर में हम लोग केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ही देखते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसको आप हायर प्लांट कहते हो, इन्हीं के अंदर केवल फ्लावरिंग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। फ्लावर जो होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स जब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तब ये फ्रूट बनाते हैं, और उस फ्रूट में आपको सीड और फ्रूट वॉल नज़र आता है। सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनाते हैं, और फ्रूट वॉल जो एडिबल पार्ट होता है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में। यहाँ पे अगर आप किसी फ्लावर की बात करते हो तो किसी भी फ्लावर में आपको कौन कौन से पोर्शन दिखेंगे? सबसे पहला पोर्शन दिखेगा जिसको आप कहते हो क्या, स्टेमन, जिसको आप मेल पार्ट कहते हो। सेकंड जो पोर्शन दिखता है जिसको आप पेटल कहते हो, और थर्ड जो पोर्शन दिखता है जिसको आप सेपल कहते हो, और फोर्थ जो होता है जिसको आप पिस्टिल के नाम से जानते हो। ये पिस्टिल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में क्या होता है, डिवाइड होता है। ओवरी के अंदर आपको ओविल मिलेंगे,
ओव्यूल बाद में चल करके जो है वो सीड को बनाते हैं। तो सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल करते हैं और इस ओव्यूल के अंदर आपको एक और पोर्शन मिलेगा एम्ब्रायो सैक। तो ये जो पोर्शन होते हैं ये किसके होते हैं? फीमेल पार्ट के। तो ये फ्लावर में आपको इतने सारे पार्ट मिलेंगे। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि इन चारों पार्ट के फंक्शन क्या होते हैं। तो जब इन चारों पार्ट के फंक्शन की बात करोगे, सबसे पहला पार्ट हमने बताया कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स जिसको आप ग्रुप ऑफ सेपल कह सकते हो। ग्रुप ऑफ सेपल मीन्स क्या है? अगर आप एक पार्ट की बात करोगे तो एक पार्ट को, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है इसको आप सेपल कहते हो और ऐसे सेपल बहुत सारे होंगे। तो सभी सेपल को एक साथ जो है कैलिक्स नाम दिया जाता है। तो कैलिक्स क्या है? कैलिक्स को कहा जाता है क्या? ग्रुप ऑफ सेपल कहा जाता है। इसी तरीके से करोला की बात करेंगे। करोला जो होता है वो कलरफुल पार्ट होता है और इसको बनाने में बहुत सारे पेटल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो बहुत सारे पेटल मिल करके जो है वो बनाते हैं किसको? करोला को। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे ये कलरफुल पार्ट पोर्शन की अगर आप बात करोगे, एक ये है, इसको आप पेटल कहोगे, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है। सभी पेटल एक साथ मिल करके जो है किसको बनाते हैं? कोरोला को। फिर हम बात करेंगे किसकी? एंड्रोएसियम की। एंड्रोएसियम या इसी को हम ग्रुप ऑफ स्टेमन के नाम से जानते हैं। ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का और इसके पास मेल ऑर्गन होते हैं जिनमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से एक और होता है गाइनोएसियम। गाइनोएसियम की अगर आप बात करोगे तो इसको कहा जाता है क्या? ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है और ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का और इसके पास फीमेल ऑर्गन होते हैं जो फीमेल गैमेट को बनाता है। बाद में ये दोनों गैमेट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से सीड बनेगा और सीड को जब सोविंग करोगे तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको कहा जाता है क्या? पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम जो मेन पढ़ना है इनके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेपल की। सेपल जो होता है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। मतलब जो ग्रीन पार्ट है ये क्या करता है? जब ये ग्रीन होगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा और जब फ्लावर किसी बड कंडीशन में होता है तब ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये कौन करता है? सेपल करता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? पेटल की। पेटल को आप कलरफुल पार्ट कहते हो फ्लावर का। इसका काम क्या होता है? ये किसी इंसेक्ट को इंटरेक्ट करने का काम करेगा, साथ साथ ये पॉलिनेशन में इन्वॉल्व रहेगा। इसके अलावा ये मेल और फीमेल पार्ट को प्रोटेक्ट करता भी है बट कंडीशन में चारों तरफ से कवर करके। तो ये सारे काम किसके होते हैं? पेटल के। अब हम लोग समझते हैं एंड्रोएसियम की। जब आप एंड्रोएसियम की बात करोगे तो एंड्रोएसियम को मेल पार्ट ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं और ये बना होता है बहुत सारे किससे? स्टेमन से। अगर आप एक सिंगल स्टेमन को देखोगे तो एक सिंगल स्टेमन जो होगा वो एंथर और फिलामेंट में डिवाइड होता है। फिलामेंट जो होंगे मोस्टली जो है, अगर आप एंथर की बात करोगे तो एंथर को जब आप कट करोगे तो मोस्टली बाइलोब्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे 2 लोब देखने को मिलता है। इस 2 लोब की अगर आप बात करोगे, इनको आप कट करोगे तो आपको पॉलन सैक मिलेंगे जिसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और पॉलन सैक के जो वॉल होते हैं उनको आप माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हो। अब इस पॉलन सैक के अंदर आपको बहुत सारे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मिलेंगे। इस पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के वॉल में एक आउटर लेयर होगा जिसको एक्साइन कहोगे और एक इनर लेयर होता है जिसको इंटाइन कहते हो। इसके अलावा इसके पास एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ये क्या करता है? ये पॉलिनेशन करता है। पहले ये एंथर के अंदर होते हैं, इस एंथर के अंदर, और उसके बाद जब एंथर ब्रस्ट करता है तो ये पॉलिनेशन करके जाते हैं स्टिग्मा पे और स्टिग्मा पे जाने के बाद क्या करते हैं? इनके अंदर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। साथ साथ ये पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इंटाइन लेयर करता है जो कि अंदर वाला लेयर बनाता है और इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, जो कि अब ये क्या कर जाता है? ये फुली डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसी तरीके से हम बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम जो होता है वो क्या होता है? ये एक फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। कंसिस्ट होता है किससे?
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। ओवरी के अंदर इसके ओव्यूल मिलते हैं। ओव्यूल या तो एक होगा या फिर कई सारे हो सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे ये जो गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम किस में डिवाइड है? स्टिग्मा में, स्टाइल में और ओवरी में। इस पूरे पार्ट को आप पिस्टिल या कार्पेल कहते हो। यही पिस्टिल या कार्पेल बनाता है किसको? गाइनोसियम को। इसके अंदर देखोगे ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे ओव्यूल मिलेगा। ओव्यूल के अंदर बाद में एम्ब्रायोसैक बनते हैं। ओव्यूल जो होता है वो सीड को बनाता है। ओवरी फ्रूट वॉल को बनाता है जिसको आप खाते हो। और एम्ब्रायोसैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओव्यूल जो है जिस पोर्शन पे ओवरी से जुड़ा रहता है उसको प्लेसेंटा कहते हो। प्लेसेंटा एक्चुअल में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और ये जो आपने डेवलपमेंट देखा है ये कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल भी मिल सकते हैं, एक से ज़्यादा ओव्यूल देखने को मिलता है। ओव्यूल के अंदर आपको एक सिंगल एम्ब्रायोसैक मिलेंगे। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जानना है क्या, कि एक एम्ब्रायोसैक में आप देखोगे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एम्ब्रायोसैक को आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हो, क्योंकि फीमेल गैमेट जो होते हैं वो इन्हीं के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मेल गैमेट से फ्यूज करना होता है। तो फीमेल गैमेट कौन कौन से हैं? यहाँ पे हम एक सिंगल स्ट्रक्चर देखते हैं किसका? ओव्यूल का या मेगास्पोरेंजियम का। जब आप ओवरी के अंदर से एक सिंगल ओव्यूल को निकालोगे तो उसमें आपको कौन कौन सा पोर्शन मिलेगा? सबसे पहले एक ओपनिंग पोर्शन मिलेगा जिसको आप माइक्रोपाइल के नाम से जानोगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा कौन सा? एक माइक्रोपाइल। दूसरा आपको मिलेगा क्या? इसके ठीक अपोजिट पोर्शन जिसको आप कहते हो चलाजल एंड। फिर आपको मिलेगा क्या? न्यूसिलस। न्यूसिलस के बाद आपको एक इंटेगुमेंट दिखेंगे जिसमें इनर और आउटर डिवाइड होंगे। एक हाइलम दिखेगा और एक फ्यूनिकल दिखेगा। ये सभी स्ट्रक्चर किसको कहते हो? ओव्यूल को। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम भी होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये किसका है? ये है मेगास्पोरेंजियम का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखिएगा क्या। यहाँ पे अगर आप इसी ओव्यूल की बात करोगे, इस ओव्यूल में आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको आप एम्ब्रायोसैक कहते हो। एक्चुअल में यही एम्ब्रायोसैक फंक्शनल होता है और इसका आपको काम देखने को मिलता है। क्या फंक्शनल है, कैसा होता है ये एम्ब्रायोसैक? तो एक एम्ब्रायोसैक में आपको कितने पोर्शन दिखेंगे? एक एम्ब्रायोसैक में आपको 2 रीजन दिखेंगे। एक रीजन जो माइक्रोपाइल साइड होगा और एक रीजन जो चलाजल इंड साइड होगा। मतलब एक इंड इधर होगा और एक इंड इधर होगा। जो इंड माइक्रोपाइल साइड होता है उसमें आपको एक एग मिलेगा जिसको आप फर्स्ट फीमेल गैमेट भी कहते हो। इसके बगल बगल में आपको सिनर्जिड्स मिलेंगे और उस सिनर्जिड्स में आपको फिलिफॉर्म एपरेटस मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा साइड है जिसको आप एंटीपोडल सेल कहते हो, और इस एंटीपोडल सेल की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। फिर एक बड़ा सा सेल बीच में दिखेगा जिसको आप पोलर सेल कहोगे। इस पोलर सेल के अंदर आपको पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा। ये पोलर न्यूक्लियाई कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। एग कैसा होगा? हेप्लॉयड होगा। अच्छा, ये 2n होगा और ये इसको आप दूसरा फीमेल गैमेट कहते हो। जैसे मेल के अंदर 2 मेल गैमेट बने थे मेल ऑर्गन के अंदर, वैसे इस फीमेल के अंदर 2 फीमेल गैमेट बनेंगे। एक जो होगा n होगा तो दूसरा कैसा होगा? 2n होगा। अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग इसको समझते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले इनमें क्या होता है? पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्या है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई पॉलिन ग्रेन जो है वो क्या करता है? वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ क्या करता है? जाता है। मतलब ये है एंथर। इस एंथर से कोई पॉलिन ग्रेन निकलेगा और जाएगा कहाँ पे? स्टिग्मा पे। इसी को हम कहते हैं क्या? पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन ऐसे नहीं होता। पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे क्या होते हैं? एजेंट होते हैं या कैरियर इन्वॉल्व रहते हैं। यही कैरियर क्या करेंगे? इन पॉलिन ग्रेन को एंथर से इस स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि आखिर ये कौन कौन से कैरियर या एजेंट हैं, तो इनमें 2 तरह के एजेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक जो होता है जिसको आप कहते हो क्या? हाइड्रोफिली, जो वाटर के थ्रू होता है।
और एक जो होता है जिस एयर के थ्रू भी देखने को मिलता है, और एक जो होता है इंसेक्ट जिसको आप इंटेमोफिली कहते हो, इनके थ्रू भी देखने को मिलता है। कुछ अदर पॉलिनेटर भी होते हैं या एजेंट भी होते हैं, जैसे बर्ड्स, स्नेक, बैट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, और जो बायोटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग। ये सभी बायोटिक हैं और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एबायोटिक होते हैं। अगर हम पॉलिनेशन के टाइप की बात करें कि पॉलिनेशन इनमें कैसा होता है, तो पॉलिनेशन इनमें एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसको ऑटोगैमी कहते हो, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसको एलोगैमी कहते हो। जब किसी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र क्या हो, एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक हो, तो उसको आप सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हो। या जब किसी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र किसी एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक हो, तब भी इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन अगर आप बात करोगे क्रॉस पॉलिनेशन की, इसमें 2 प्लांट होंगे, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है उसको आप क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हो। तो कह सकते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? जब आप फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो किसी भी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करना, यही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आ जाता है तो वो एक पॉलन ट्यूब बनाता है, और ये पॉलन ट्यूब जाता है उस माइक्रोपाइल तक। उस माइक्रोपाइल तक जाने के बाद उस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट जा करके एक एग से फ्यूज करता है, और दूसरा मेल गैमेट जा करके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो 2 बार फ्यूजन होता है। तो फर्स्ट मेल गैमेट क्या करेगा, जो फर्स्ट मेल गैमेट होगा वो क्या करेगा, वो फ्यूज करता है, देखिए किससे, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करता है एग से। ये दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो ये बनाते हैं किसको, जाइगोट को। और इस फ्यूज़न को हम नाम देते हैं क्या, सिनगैमी कहते हैं। इसको हम सिनगैमी के नाम से जानते हैं। और जब ये जाइगोट बनाता है, फिर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होता है, तो वो क्या बना लेता है, एम्ब्रियो को। फिर से जो सेकेंड मेल गैमेट होता है एन वाला, वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, जो कैसा होता है, 2n। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है, और ये बनाता है किसको, एंडोस्पर्म को। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, क्योंकि 2n ये और n ये दोनों मिलकर के 3n बना लेते हैं। तो यह ट्रिप्लॉयड जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एम्ब्रियो जो होते हैं वो सीड के अंदर होते हैं, और एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के साथ होते हैं। इन एंडोस्पर्म का काम होता है इन एम्ब्रियो को क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो एंडोस्पर्म क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इसमें अगर आप देखोगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल का जो ओवरी है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप पेरिकार्प कहते हो, जो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंगो है, तो इस मैंगो के ऊपर एक कवरिंग देखने को मिलेगा, इसको आप एपिकार्प कहोगे। फिर आपको एक और पोर्शन मिलेगा, इसको मेसोकार्प कहोगे, और अंदर वाला एक लेयर दिखता है, इसको आप एंडोकार्प। इसमें जो खाने वाला पोर्शन है वो मेसोकार्प होता है, तो इनको आप कहते हो। फिर आपको ओव्यूल दिखेगा, ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और सीड के ऊपर 2 कोटिंग होती है, एक आउटर सीड कोट जिसको आप टेस्टा कहते हो, एक इनर सीड कोट जिसको टेगमेन कहते हो। आउटर सीड कोट को आउटर इंटेगुमेंट बनाता है, इनर सीड कोट को ओव्यूल का इनर इंटेगुमेंट बनाता है।
फिर हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है फर्टिलाइज एम्ब्रायो सैक के अंदर जो गैमेट होते हैं फीमेल गैमेट, उनसे होता है जब मेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो पहले वो जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखने को मिलता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म आता है किसकी, प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी क्या है, एक एज है जिसमें मेल और फीमेल के अंदर कुछ चेंजेस देखते हैं और उस चेंजेस में आप देखते हो गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है। सबसे पहले हम मेल के अंदर प्यूबर्टी की बात करते हैं। जब आप मेल के अंदर प्यूबर्टी की बात करोगे तो इसका जो एज होता है वो 12 to 14 ईयर होता है। इसके अलावा इस दौरान जो है आप क्या देखोगे, मेल जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करने लगता है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, और साथ साथ एक हार्मोन निकालता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। इसके अलावा मेल में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले मेल का जो लैरिंग्स होता है वो इनलार्ज हो जाता है और उनकी पिच जो होती है वो लो पिच हो जाती है। उनमें मॉस्चेक का फॉर्मेशन हो जाता है, दाढ़ी और मूछें आ जाती है, इनका फॉर्मेशन होता है। उनके अंदर चेस्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर यही फीमेल की बात करोगे, अगर दोनों के कंपेयर की बात करें तो मेल में एज जो है वो है 12 to 14, इनमें एज जो होता है 10 to 12 होता है। इनमें स्पर्म बनता है, इनमें ओवम बनता है। कहाँ बनेगा, टेस्टिस में। ओवम का फॉर्मेशन ओवरी में। इसमें जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जो रिलीज होते हैं वो होता है टेस्टोस्टेरोन और इनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, इनमें ओजेनेसिस। इनमें लैरिंग्स इनलार्ज हो जाता है और वॉइस लो पिच वाला हो जाता है। इनमें लैरिंग्स सेम साइज के होते हैं और हाई पिच वाले हो जाते हैं। मॉस्चेक और बियर्ड फॉर्मेशन होता है, इनमें मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है। इनमें चेस्ट वाइड होता है, इनमें पेल्विक या हिप रीजन वाइड हो जाता है। ये सारे जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। कुछ और भी चेंजेस देखें, शोल्डर मेल के अंदर ब्रॉड हो जाएंगे, बॉडी मस्कुलर हो जाता है। फीमेल में हाइट थाई जो होता है वो हिप फैट डिपोजिशन को रखता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवरी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों आपको देखने को कब मिलेगा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टर्स की। प्यूबर्टी के दौरान कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो मेल और फीमेल में दोनों में देखने को मिलता है। क्या क्या कैरेक्टर है, ग्रोइंग ऑफ प्यूबिक हेयर एंड आर्मपिट, ये आपको देखने को मिलता है। स्किन बिकम ऑयली एंड पिंपल डेवलप ऑन द फेस, स्किन के ऊपर जो है स्किन ऑयली हो जाता है और पिंपल डेवलप हो जाते हैं। डार्कनिंग ऑफ जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया जो होता है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो वहाँ पे आपको काफ़ी डार्कनिंग देखने को मिलता है। अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स के बीच में अट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। ये सारे चेंजेस आपको कब देखने को मिलते हैं, ये सारे चेंजेस एक कॉमन कैरेक्टर हैं जो आपको मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए अब हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो उसमें आपको 3 टाइप के ऑर्गन दिखेंगे। फर्स्ट जिसको आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हो, जिसमें आपको टेस्टिस मिलेगा। टेस्टिस जो होता है मेल के अंदर आपको 1 पेयर मिलेगा, मतलब 2 की संख्या में, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ आपको एसेसरी सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, जिस एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आपको डक्ट मिलेंगे और क्या मिलेगा, ग्लैंड मिलेगा। डक्ट में आपको एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस मिलेंगे और ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बुलेथरल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड आपको मिलेंगे। फिर आपको एक कॉपुलेटरी ऑर्गन मिलेगा जिसको आप क्या कहोगे, पेनिस कहोगे। इसकी संख्या 1 होती है। अगर हम इनको डायग्राम से समझें तो डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं कि आपको क्या मिलता है। आप जब बात करोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप टेस्टिस कहते हो और इस टेस्टिस में आपको क्या मिलेगा। अच्छा, टेस्टिस चारों तरफ से कवर्ड होता है कि स्क्रोटम के जरिए। ये सपोज करिए है टेस्टिस। अच्छा,
इस टेस्टिस के अंदर आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको कई सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिलेंगे और इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देखने को मिलेगा या स्पर्म के फॉर्मेशन को देखने को मिलता है। फिर इस टेस्टिस से जुड़ा रहता है एक और स्ट्रक्चर जिसको आप एपिडाइडमिस कहते हो। इस एपिडाइडमिस के बाद एक वास डिफरेंस होता है जो कि एक ट्यूब होता है और ये ट्यूब जाकर के ओपन होता है किसमें, सेमिनल वेसिकल में। फिर सेमिनल वेसिकल ओपन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आते हैं काउपर्स ग्लैंड। फिर काउपर्स ग्लैंड के बाद आता है यूरिथ्रा और फिर यूरिथ्रा जो है ये सीधे बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टिस चारों तरफ से स्क्रोटम से कवर्ड होगा। ये स्क्रोटम क्या करता है, ये स्क्रोटम बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर डाउन टेम्परेचर प्रोवाइड करता है किसको, टेस्टिस को, ताकि इनके अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं फिर वो जाकर के ओपन होते हैं एपिडाइडमिस में रीड टेस्टिस के थ्रू। आज एपिडाइडमिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, जब आप इस एपिडाइडमिस की बात करोगे तो इस एपिडाइडमिस में स्पर्म जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर्ड होता है और इसके अंदर जो स्पर्म का स्टोरेज होता है वो इमेच्योर स्पर्म होता है और वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब अभी वो फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव नहीं है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद एक आपको ट्यूब मिलता है जिसको आप वास डिफरेंस के नाम से जानते हो। ये वास डिफरेंस जा करके ओपन होता है सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में जैसे ही स्पर्म आते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे मोटाइल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट मिलता है जिसको आप प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हो। प्रोस्टेट ग्लैंड ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है। यहाँ पे एक थिक मिल्की एल्कलाइन सब्सटेंस सेक्रेट होता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को प्रोवाइड करता है। इसके बाद आते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड जो होता है एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है कॉपुलेशन के दौरान। जब मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होता है उस दौरान ये क्या करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। ये सारे सब्सटेंस जब एक साथ स्पर्म में मिलते हैं स्पर्म के साथ तो उनको आप सीमेन के नाम से जानते हो। फिर यूरिथ्रा के थ्रू ये क्या होता है, यूरिथ्रा एक कॉमन पाथ होता है जिसके थ्रू स्पर्म भी रिलीज होता है और यूरिन भी रिलीज होता है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर जो ट्यूब है उसी में आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेगा। फिर ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है स्पर्म ड्यूरिंग द एजुकुलेशन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको हम और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखिए, टेस्टिस के अंदर जब आप टेस्टिस की बात करते हो तो टेस्टिस के अंदर आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिलेंगे। अच्छा, ये करते क्या है, जब आप एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को कट करोगे, सपोज करिए सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, तो इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में आपको कुछ सेल्स ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में इनको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है और यही बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके अलावा इनके अंदर कुछ अदर सेल्स भी मिलते हैं, ऐसा कुछ, इनको सर्टोली सेल्स के नाम से जाना जाता है। और फिर इनके बाहर एक सेल्स मिलते हैं, इनको लिडिक सेल्स कहा जाता है। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, जब आप स्पर्म के फॉर्मेशन की बात करोगे तो दो सेल मिलेंगे, एक जो होगा जिसको आप सर्टोली सेल कहते हो और एक जो आप जिसको लिडिक सेल कहते हो। सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये
जो स्पर्म बन जाता है, स्पर्म को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और जो लिडिक सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन, जिसको आप मेल हार्मोन कहते हो, उनको वो सेक्रेट करने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें स्पर्म की, तो हर एक टेस्टिस मिलियन इन नंबर में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। मतलब जो 2 टेस्टिस है, उस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो मिलियन इन नंबर में होता है। अब अगर हम बात करें लाइफ स्पॉन ऑफ स्पर्म की लाइफ स्पॉन कितनी होती है, तो लगभग ये माना जाता है कितना, 48 घंटे आपको देखने को मिलता है, 48 आवर, या 2 से 3 दिन भी हम कह सकते हैं। 2 to 3 डेज तक ये क्या करता है, ये सरवाइव करता है, इसकी लाइफ स्पॉन होती है। जब आप एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक स्पर्म में आपको क्या क्या मिलेगा, एक एक्रोसोम मिलेगा जो हेड पोर्शन में होता है। एक्रोसोम का काम होता है, ये एंजाइम को सेक्रेट करता है जो ओवम के वॉल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। फिर आपको एक मिडिल पीस मिलेगा जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ये मूवमेंट कर सके। फिर आपको एक टेल मिलेगा, टेल जो होता है वो स्विमिंग करने में सीमेन के अंदर हेल्प करता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो पार्ट थे ये किसके पार्ट थे, स्पर्म के। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा जिसको आप ओवरी कहोगे, इसकी भी संख्या 2 होगी। और इस ओवरी में ओजेनेसिस देखने को मिलेगा जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 2 हार्मोन भी रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और कौन से, प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल हार्मोन है। फिर हम एसेसरी ऑर्गन की बात करें तो इनमें भी डक्ट और ग्लैंड मिलेंगे। डक्ट में आपको फैलोपियन डक्ट और यूट्रस मिलेगा और ग्लैंड में आपको मेमरी ग्लैंड मिलेगा। फिर हम जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे एक वजाइना और एक क्या मिलेगा, वल्वा का नाम मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर की। जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको एक ओवरी मिलेगा। वो ओवरी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जुड़ा होगा जिसको आप फिम्बरी कहोगे। फिम्बरी उसके बाद एक ट्यूब से जुड़ा होगा जिसको इन्फंडेबुलम कहोगे, और उसके बाद एक ट्यूब मिलेगा जिसको आप फैलोपियन ट्यूब कहोगे। इस फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट भी कहते हो, जिसकी लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ओवुलेशन एक प्रोसेस होता है, उस ओवुलेशन से ये यहाँ पे इस ओवरी में एग बनता है और ये एग आता है इसी फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवम का स्पर्म के साथ, वो भी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो पोर्शन मिलता है वो कौन सा पोर्शन है, उसके बाद आपको यूट्रस मिलता है। यूट्रस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक। फिर इस यूट्रस के वॉल होते हैं जिसको आप यूट्राइन वॉल के नाम से जानते हो। यूट्राइन वॉल में एक बाहर वाला लेयर पेरीमेट्रियम कहलाता है, फिर एक अंदर वाला लेयर मायोमेट्रियम कहलाता है, और सबसे अंदर वाला लेयर जो होता है, बीच वाला लेयर मायोमेट्रियम और अंदर वाला लेयर इंडोमेट्रियम कहलाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडोमेट्रियम के पास ब्लड वेसल्स होते हैं जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या करते हैं, डिग्रेडेट होकर के ओवम को बाहर की साइड में रिलीज आउट करने का काम करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि अभी मैंने बताया कि ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है और ये ओवम कैसे बनता है। तो अगर आप ओवम के फॉर्मेशन की बात करोगे तो इस ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए जब आप ओवम की बात करोगे तो ओवम का फॉर्मेशन में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। वही फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, ओवम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले फॉलिकुलर सेल जो होता है वो प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, और फिर लास्ट में जा कर के वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है।
फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करने में एक हार्मोन होता है FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बन जाता है, इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक आपको सेल देखने को मिलता है, और ये जो सेल होता है इसको आप कहते हो सेकेंडरी ओसाइट सेल्स। एक्चुअल में यही सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर निकलता है किस फॉर्म में, ओवम के फॉर्म में, और ये चला जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। किस प्रोसेस के थ्रू, ओवुलेशन के थ्रू। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं ये 14 डेज पे या 15 डेज में आपको देखने को मिलते हैं। 14वां दिन या 15वां दिन होता है, उस दौरान ओवुलेशन देखने को मिलता है। तो फॉलिकल लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है, और ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बनता है फिर वो ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज होते हैं, कार्पस ल्यूटियम में। किस हार्मोन के प्रेजेंस में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में। तब जा कर के ये क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल से ये ओवम बाहर निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली समझें कि ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल को बनाते हैं FSH के प्रेजेंस में। फिर ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में जब चेंज होता है तब वो ओवम को बाहर निकाल देता है, और वो ओवम चला जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है। इस ग्राफियन फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम में चेंज करने में एक हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नाम, जैसे आपने बात किया ओवरी की। ओवरी जो होता है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को फॉलिकुलर सेल से। फिर हम ओवुलेशन की बात करें, इसमें कोई ओवम जो है वो ओवरी से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। इसको आप ओवुलेशन कहते हो। इम्प्लांटेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइज ओवम फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब एंड गेट्स अटैच्ड विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल। जो फर्टिलाइज एग है वो फैलोपियन ट्यूब से चला जाता है इंडोमेट्रियम, यूट्राइन वॉल के इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। इसी प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, इम्प्लांटेशन। और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की। ओवम के स्ट्रक्चर में आपको कुछ लेयर मिलेंगे। सबसे पहले सबसे आउटर लेयर को आप कोरोना रेडिएटा कहते हो। उसके बाद वाले लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हो। उसमें पोलर बॉडी भी होते हैं। उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है जो कैसा होता है, हैप्लॉइड। स्पर्म का जो फ्यूज़न होना है, उस स्पर्म का फ्यूज़न इसी न्यूक्लियस से होना है। तो ईच ओवरी जो होती है, सिंगल ओवम, वो हर एक मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बनती है। लाइफ स्पॉन लगभग 48 घंटे इसकी मानी जाती है। किसकी, एग की या ओवम की। एक ओवरी हर एक मंथ में एक ही ओवरी एक्टिव होता है और वो जा करके एक ओवम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में जो है 28 डेज का एक साइकिल चलता है जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हो। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको 4 फेजेस मिलेंगे। 4 फेजेस को पढ़ने से पहले कुछ टर्म हम लोग समझते। एक होता है मिनार्च। मिनार्च क्या है, किसी फीमेल के अंदर जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसी को आप मिनार्च कहते हो, जो लगभग 10 to 12 एज प्यूबर्टी के दौरान देखने को मिलता है। फिर एक नाम आता है मीनापॉज। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें वोमेन के अंदर अगर क्या देखोगे, लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाता है उसी को हम कहते हैं मीनापॉज। ये जो होता है लगभग एज 45 to 48 ईयर का होता है। अब हम बात करते हैं इन 4 फेजेस की। 4 फेजेस में पहला फेज आता है मेंस्ट्रुएशन, जिसका जो डेज होता है 1 to 5 डेज होता है जब स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद होता है फॉलिकुलर फेज। इसका डेज होता है क्या, 6 to 14 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। फिर आता है ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज की टाइम होती है 15 to 18 डेज। और फिर आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज की जो टाइम होती है वो 90 to 28 डेज। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो होता है इसमें क्या होता है, इस स्टेज में
जो अनफर्टिलाइज ओवम है वो जा कर के अटैच होता है एंडोमेट्रियम से, और फिर एंडोमेट्रियम का वॉल क्या कर जाता है, डिग्रेडेट कर जाता है, और फिर क्या कर जाएगा, उस अनफर्टिलाइज ओवम को उस ब्लड के साथ ब्लीडिंग के थ्रू वो बाहर निकाल देता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, मेंस्ट्रुएशन। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो हमेशा अनफर्टिलाइज एग का आपको देखने को मिलता है, जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज होता है। इस फेज में ओवरी जो क्या किया है, दोबारा जो है एक नए ओवम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। साथ साथ जो एंडोमेट्रियम के जो वॉल होते हैं दोबारा रीअपीयर होने लगते हैं। दोबारा ये जो डिग्रेडेड हुए हैं एंडोमेट्रियम के वॉल दोबारा रीअपीयर होते हैं। फिर आता है ओवुलेशन। फॉलिकुलर फेज में 14वें या 13वें दिन तक, 15वें दिन तक या 14वें दिन तक लगभग पूरे जो है ओवम का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो फुली डेवलप करके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ग्राफियन फॉलिकल से कार्पस ल्यूटेम में चेंज होता है, तो उस दौरान ओवुलेशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ल्यूटेल फेज में वो क्या होते हैं, फिर दोबारा जो है जो अनफर्टिलाइज एग है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अनफर्टिलाइज एग दोबारा जो है जाने लगते हैं कहाँ पे, यूट्रस या यूट्राइन वॉल के पास। तो ये 4 फेज आपको देखने को मिलते हैं। ये फर्स्ट फेज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, फर्टिलाइजेशन पे। मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसी को आप क्या नाम देते हो, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक एग के चारों तरफ बहुत सारे स्पर्म आपको देखने को मिलते हैं। सबसे जो एक्टिव स्पर्म होता है वही उसी का न्यूक्लियस जा करके फीमेल के एग से क्या करता है, फ्यूज करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। फिर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आपको कुछ स्टेज देखने को मिलते हैं। पहले जाइगोट बनता है, फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर मोरूला, गैस्ट्रूला, ब्लास्टूला, ऐसे करते करते कई सारे स्टेज आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ टाइम भी आपको देखने को मिलता है, जैसे एक नाम आता है गेस्टेशन पीरियड। जो टोटल टाइम टेकन होते हैं फर्टिलाइजेशन से लेकर के डेवलपमेंट तक, मतलब अप टू चाइल्ड बर्थ, इसी को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ये लगभग 280 डेज या 9 मंथ का होता है। फिर एक नाम आता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो और यूटेराइन वॉल के बीच में। इनका काम क्या है, ये सभी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, कहाँ से, मदर से, जैसे फूड, गैसेस, हार्मोन, इन सब को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं अम्बिलिकल कार्ड की। अम्बिलिकल कार्ड एक कनेक्टिव ट्यूब है जो कहाँ पाया जाता है, प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में। अगर आप इसको ऐसे समझो, सपोज करिए कि ये क्या है, ऐसे अगर आप देखोगे, सपोज करिए ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है ये कहाँ है, ये इस यूट्रस के अंदर है। तो ऐसे में ये क्या होगा, ये यूट्रस के वॉल से क्या होगा, अटैच होगा। अब यूट्रस के वॉल से कैसे अटैच होगा, तो इसमें एक ट्यूब होता है, वो ट्यूब जा कर के जुड़ा होता है, और जहाँ जुड़ा होता है उसको आप प्लेसेंटा कहते हो, और इस ट्यूब को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। जब कोई ह्यूमन बीइंग सोशली, मेंटली और क्या, फिजिकली कैसा हो, वेल बीइंग हो, जब कोई पोर्शन या जब कोई ह्यूमन सोशली, मेंटली और फिजिकली वेल बीइंग हो, तब हम कह सकते हैं उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा होता है, गुड होता है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन या ड्यूरिंग मैटिंग के टाइम क्या करते हैं,
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। ये जो डिजीज़ है ये कोई भी इनको पैथोजन काज कर सकता है। वो डिजीज़ कोई वायरल पैथोजन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल के थ्रू हो सकता है, या किसी फंगल इन्फेक्शन के थ्रू भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये जो डिजीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो ऐसे डिजीज़ जिनका ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है उनको एसटीडी के नाम से या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम से कहते हैं। इसमें कुछ नाम आपको मिलेंगे, जैसे एक बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। बैक्टीरियल डिजीज़ में आपको सिफिलिस मिलेगा, गोनोरिया मिलेगा। फिर एक वायरल डिजीज़ में आपको एड्स मिल जाएंगे। एड्स को काज करने वाला वायरस एचआईवी होता है, पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक और मिल जाएगा जिसको आप वर्ड्स के नाम से जानते हो, वर्ड्स डिजीज़ भी आपको देखने को मिलता है वायरस से। फिर इसके अलावा प्रोटोजोन में ट्राइकोमोनियोसिस डिजीज़ मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, देखिएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम क्या देखते हैं कि इसमें कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसमें अगर आप देखोगे क्या क्या मेथड है। एक होता है नेचुरल मेथड, इसमें स्पर्म को एजुकुलेट किया जाता है आउटसाइड द वजाइना, मतलब स्पर्म की एंट्री को रोक दिया जाता है वजाइना के अंदर। और ये कब किया जाता है या अवॉइड किया जाता है कॉपुलेशन को ड्यूरिंग द ओवुलेशन के टाइम। ओवुलेशन के टाइम अगर आपने कॉपुलेशन को अवॉइड कर दिया तब भी आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक तो एजुकुलेशन क्या हो, जब आप मेटिंग के टाइम स्पर्म का एजुकुलेशन बॉडी के आउटसाइड करते हैं तब प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं होते। और कॉपुलेशन अगर आप अवॉइड करते हो ओवुलेशन के दौरान 14 डेज़ पे या 15 डेज़ पे या उसके 1-2 दिन पहले, तब भी क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के कम चांसेस होते हैं। फिर आता है बैरियर मेथड। इस मेथड में प्रिवेंट किया जाता है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को, और इसको रोकने के लिए कई सारे डिवाइस यूज किए जाते हैं जो रबड़ के बने होते हैं, जैसे कॉन्डोम हो गया जिसमें मेल और फीमेल दोनों आता है। फिर डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया, ये सभी क्या है, ये रबड़ के बने डिवाइस होते हैं। फिर हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में कई सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है फीमेल के जरिए जो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। ओवुलेशन का मतलब है क्या, ओवम का फॉर्मेशन हो जाना और वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होना। केमिकल जो कंसिस्ट होते हैं किससे, हार्मोनल कॉम्बिनेशन से, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और कौन आते हैं, एस्ट्रोजन आते हैं। ये केमिकल जो होते हैं ये बनाते हैं, ये हार्मोनल कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, ये केमिकल मेथड में यूज किए जाते हैं। क्या आता है, अच्छा इन केमिकल को या तो ये पेस्ट के फॉर्म में आएंगे या फिर पिल्स के फॉर्म में आते हैं। पिल्स वाले को खाया जाता है जिसमें कुछ नाम जैसे सहेली, मालाडी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्जिकल मेथड की। सर्जिकल मेथड में एक नाम आता है ट्यूबेक्टॉमी, एक नाम आता है वैसेक्टॉमी। अगर आप फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड कर दो तो इसको कहते हैं क्या, ट्यूबेक्टॉमी। और अगर आप वैसेक्टॉमी में अगर आप वास डिफरेंस को कट करके टाइड कर देते हो तो इसको कहते हो क्या, वैसेक्टॉमी। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट आईयूडी के बारे में। आईयूडी को इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या करते हैं, ये इम्प्लांटेशन को ही रोक देते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्पर्म की एंट्री आप देखने को मिलता है। अच्छा, कॉपर्टी होता क्या है कि इसमें एक कॉपर होता है और ये कॉपर जो होता है ये एक टी शेप का होगा जिसपे आपको एक वायर लपेटा होता है कॉपर का, और साथ साथ ये हार्मोनल कॉम्बिनेशन का बना होता है। करता क्या है कि जब कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म डिस्चार्ज जब होता है तो जैसे ही वो कॉपर टी के कांटेक्ट में आते हैं वो स्पर्म इनएक्टिव होकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है, इन स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो स्पर्म की एंट्री होती है वजाइना के अंदर, स्पर्म की एंट्री होती है, लेकिन वो स्पर्म क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें जब स्पर्म की एंट्री होगी तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं।
तो ये क्या करता है, कॉपर टी या आईयूडी किसी भी एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर पाता। क्लियर है ना, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, स्पर्म एंट्री करते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल मिलता है जैसे कॉपर टी का, लूपर्स लूप का, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, आईयूडी के, जिसको आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के नाम से जानते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने एक पूरे लेक्चर में हमने देखा रिप्रोडक्शन चैप्टर को, या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बाकी अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।